नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, मैं एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज़ चला रहा हूं और इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताया था एनसीईआरटी पॉलिटी सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था विविधता के बारे में दोस्तों। और उसी सिलसिले में आज हम इस वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जो विविधता एवं भेदभाव के बारे में है। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की बुक को पढ़ता हूं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो दोस्तों, हर कोई एक दूसरे से भिन्न है और हर कोई एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे असमानता सब में नज़र आ रही है दोस्तों। तो आगे हम चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस कल्चर को मानते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो जो है वहाँ के भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है और मुझे इतिहास से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। तो देखो दोस्तों, जो ये एनसीईआरटी की बुक है 6 क्लास की पॉलिटी सब्जेक्ट, उसमें क्या दिया हुआ है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। धर्म तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य 8 धर्म हैं संसार में। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले लोग रहते हैं। जो संसार के मुख्य 8 धर्म हैं दोस्तों, उन्हीं 8 धर्मों के अनुयायी जो है, उनके धर्मों को मानने वाले भारत में भी रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। तो देख रहे हो आप, भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जा रही हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। और ये जो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं वो मातृभाषाओं के रूप में बोली जाती हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते थे। देखो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 8 प्रमुख धर्म हैं और सभी वो धर्मों को मानने वाले या अनुयायी यहाँ पर भारत में मिलते हैं और 1600 यहाँ पर मातृभाषाएँ हैं। ठीक दोस्तों, यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग जो अलग दिखते हैं उनके बारे में लोग अजीब तरह की बातें करते हैं और अजीब तरह के विचार अपने मन में लाते हैं और दूसरों से तरह तरह की बातें किए करते हैं। अब देखते हैं इसमें दोस्तों आगे, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं।
अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जो ग्रामीण लोग हैं वो आलसी ज़्यादा कहलाते हैं और वहाँ के लोग जो है अज्ञानी की तरह काम करते हैं, मतलब उन्हें अज्ञानी माना जाता है, ज्ञानी की तरह देखते हैं उन्हें। और शहर के लोग जो होते हैं, शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं, वो लोग जो है सिर्फ पैसों के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, पैसों के पीछे ज़्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्व ग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्व ग्रह ही है दोस्तों। जैसे हम किसी को देखते साथ ही बिना उसके बारे में जाने सोचे समझे अगर हम कह देते हैं कि यह आलसी है या कंजूस है, तो वह जो है हम पूर्व ग्रह के शिकार हैं और पूर्व ग्रह के शिकार के कारण ही हम ऐसे कथन उसके बारे में बोलते हैं या उसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, पूर्व ग्रह क्या है। पूर्व ग्रह के बारे में देखते हैं दोस्तों। उस कथन को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में ये भी पूर्वग्रह है? लोगों को दिमाग में ये पूर्वग्रह क्या होता है, क्या होते हैं? जिन पूर्व ग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्व ग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ग्रामीण लोगों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। इनको पढ़ो और इनको देखो कि क्या इसमें कितनी चीज़ें आपको ज़्यादा सही लगती हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं। तो देखो दोस्तों, जो ये 4 कथन दिए हुए हैं, क्या ये चारों कथन ग्रामीणों के लिए सही है या नहीं है? आगे देखते हैं। 4 कथन शहरी लोगों के लिए भी दिए हुए हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ पे ये चार तथ्य शहरी लोगों के बारे में और 4 तथ्य ग्रामीण लोगों के बारे में दी गई है, क्या ये तथ्य सही हैं अथवा नहीं सही हैं? इन को सोच करके आप बता सकते हो कि पूर्व ग्रह का शिकार कौन हो रहा है और पूर्व ग्रह के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्व ग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा लोग कहते हैं हम वैसा उनके बारे में समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं। इस वजह से वो सामने वाला व्यक्ति जो है परेशान एवं तकलीफ़ में उसका समय व्यतीत होता रहता है। लड़के और लड़की में भेदभाव। तो यहाँ पे लड़के और लड़की में भेदभाव के बारे में देखते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं या कई तरीके का भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा ही हो सकता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ लोग लड़का और लड़की में कई तरह के भेदभाव देखते हैं
और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज सरकार कहती है कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, सभी कामों में जो है बराबर का हक दोनों को दिया जाता है। नीचे दिए गए कथनों की सूची की तालिका को भरिए और उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हैं दोस्तों, उसको पढ़ो और यहाँ पे भरने के लिए कहा गया है। ये छोटे बच्चों के लिए है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं। आप इन्हें कह सकते हो जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं, जो जिसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो पहले विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक स्टिक लेके खड़ा हुआ बालक है और यहाँ पे व्हील चेयर पे खड़ा हुआ बालक है और ये भी व्हील चेयर पे है जो कुछ कलाकारी कर रहा है दोस्तों। तो देख सकते हो आप कि इनके अंदर भी हुनर होता है। इन्हें जो है हमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे इनको तकलीफ़ हो। तो देखते हैं यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है। ऊपर के चित्रों में से जो बच्चे हैं, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। जैसा कि मैं भी आपको बताया कि पहले इनको विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे है खास ज़रूरतों वाले बच्चे। ठीक दोस्तों, जो पहले विकलांग कहा जाता था फिर उसे बदल करके दिव्यांग कहा जाने लगा और अब इसे खास ज़रूरतों वाले में, यानी कि इन्हें कुछ विशेष चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन बच्चों के लिए अगर इन्हें विशेष रूप से समझाया पढ़ाया या इनके विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाए तो ये भी सब कुछ कर सकते हैं जैसे एक सामान्य बच्चा या सामान्य व्यक्ति काम कर सकता है। उनके बारे में लोगों के पूर्वग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ ही उनकी अपनी भावनाओं और विचारों को भी दिखाया गया है। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्धता धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखो दोस्तों, जो विकलांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो विकलांगता है वो कई प्रकार की विकलांगता हो सकती है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि क्या इन विकलांग बच्चों को, जो बच्चे अक्षम हैं, उन्हें विशेष विद्यालय में पढ़ाना चाहिए या उनको सामान्य स्कूल में सभी बच्चों को साथ पढ़ाना चाहिए? अपने राय बताएं दोस्तों। और ये बिल्कुल सबके अपने अपने अच्छे राय होने चाहिए और सबके बारे में अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। एक साथ अगर आप अच्छा सोचते हो, जैसा कहा जाता है कि अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा दोस्तों, जो गांव के लोग या बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वे यह विश्वास करने लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। देखो दोस्तों, इस तरीके से इस वजह से लड़के नहीं रोते हैं। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है। ठीक, वे वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उस पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये
गुण जन्म से ही होता है या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं और शरारती होती हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हो, सोच सकते हो कि रूढ़वादिता जो होती है, वादिता का शिकार कैसे हो जाते हैं और लोग कैसे कैसे क्या सोच लेते हैं एक दूसरे के बारे में। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं ताकि उन्हें कोई चिढ़ाए नहीं और उनकी बेइज्जती ना हो। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये आपने भी सुना होगा कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां वह ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों एवं लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बन जाती हैं और क्यों बनती हैं, इसके बारे में देखते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादिता कहा जाता है। यानी कि जब समाज के सभी लोग एक ही चीज़ को मानने लगते हैं या उन्हें उस चीज़ को मानने पे मजबूर कर दिया जाता है या फिर उन्हें बार बार बताया जाता है कि नहीं यही चीज़ सही है और इसी चीज़ को ही आपको मानना है, तो वो जो है दोस्तों रूढ़िबद्धता कहलाने लगता है, चाहे वो सही हो या फिर वो गलत हो। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी भी कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति की अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हों जो दूसरे से अलग है। बिल्कुल दोस्तों, उसके जो गुण एवं धर्म, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं देखते और उसकी मजबूरी को नहीं देखते, उसके स्ट्रेंथ को या मजबूती कह सकते हो उसको नहीं देखते और उसकी जो वर्तमान में स्थिति मुझे दिख रही होती है उसी को देख करके हम उसका मजाक उड़ाते हैं और रूढ़िबद्धता का शिकार होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिसको करने की काबिलियत शायद हम में हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसा बोल देते हैं और बार बार आपको बोला जाता है, आपको सुनाया जाता है, तो आप उससे डिमोटिवेट होते हैं और उस काम को करने से आप भी डरने लगते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव में क्या क्या चीज़ें हैं? भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तब जो है दोस्तों भेदभाव कहा जाता है। क्योंकि लोग पहले से ही उस विचारधारा को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि वह ऐसा होगा या ऐसा कर सकेगा, इस वजह से वो पूर्वग्रह या रूढ़िबद्धता का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको कोई किसी काम में पार्टिसिपेट करने से
रोकता है या नीचा दिखाने के लिए आपको कोई कुछ काम करता है, किसी खास नौकरी को करने की से रोकता है या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते या लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो भेदभाव का मतलब देखो दोस्तों, अगर वो आपके साथ अगर ये सभी व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ खेलना नहीं चाहते, आपको सभी के साथ खेलने नहीं देते। एक जहाँ पे सभी जो सामान सब लोग यूज कर रहे हैं उसको आपको इस्तेमाल नहीं करने देते, आपको सामाजिक रूप से ये कह सकते हो कि सामाजिक रूप से आपको मान्यता नहीं मिल रही है हर चीज़ की, तो उस समय दोस्तों आपके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। बिल्कुल दोस्तों, आपने जो पिछले वीडियो में स्टोरी देखी समीर 1 और समीर 2 का, उसमें एक समीर हिंदू था और दूसरा समीर मुस्लिम था। यह विविधता का एक पहलू था, पर यह भेदभाव का भी एक कारण बन सकता था। ऐसा तब होता जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते। तो देखो दोस्तों, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे भेदभाव की ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। और आगे देखते हैं, दोनों समीरों में एक और अंतर उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा देखने को आज भी मिलता है कि जिसके पास पैसे कम है, संसाधन कम है, उनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि ये उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से एक सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों तरीके से जो है उनके ऊपर जो है ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो देख रहे हो दोस्तों, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके पास पैसा नहीं है और सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं वो लोग। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, रूढ़िबद्धता की एक छोटी सी कहानी जो मुसलमान बच्चों के लिए है। कुछ मुसलमानों के बारे में यह एक आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं अपने लड़कियों को, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, वो स्कूल नहीं भेजना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो नहीं पढ़ाते और स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचने का प्रयास किया गया है, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवारों को
परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। तो देखो दोस्तों, जहां पर संसाधन उपलब्ध हैं, जहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, जहां पर पढ़ाई के लिए ज़्यादा मोटिवेट, ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, वहां पे ये लड़कियां पढ़ने को जा रही हैं। जैसे केरल की कहानी है यहाँ पे दोस्तों। दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुस्लिम हों, जनजाति हों या अनुसूचित जाति के हों। ठीक दोस्तों, वो किसी भी जाति धर्म को हों, अगर उनके पास स्कूल जाने की सुविधा नहीं है या संसाधन नहीं है, तो वो पढ़ाई बीच से ही बंद कर देते हैं। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो स्कूल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं स्कूल नहीं जाती, उसका कारण समुदाय नहीं बल्कि गरीबी है। आगे देखते हैं यहाँ पे दलित शब्द। तो दलित शब्द दोस्तों, यहाँ पे जो भेदभाव है, भेदभाव का सामना करने पर भेदभाव क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसमें पढ़ेंगे भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। तो लोग दोस्तों, आजीविका चलाने के लिए लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं और तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुताबिक अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का काम माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों, तो देखो दोस्तों, जो ये कचरा उठाते हैं यानी कि जो साफ सफाई का काम करते हैं दोस्तों, उन्हें जो है बहुत ही गंदा समाज या अपवित्र माना जाता है उन्हें। और जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों, सीढ़ी के तले में, जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसकी एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। उन्हें अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपनी ही ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। ठीक दोस्तों, जो जिस स्थान पर था वो अपने आप को और ऊंचा रखने का प्रयास किया है और वो अपने जाति को ही उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूता और अयोग्य कहा गया। ऐसा एनसीईआरटी के इस बुक में कहा जा रहा है दोस्तों कि जिसे सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से में रखा गया उसे अछूत कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव में कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा जाता था दोस्तों, या वंचित रहना पड़ता था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं दलित शब्द के बारे में। दलित शब्द क्या होता है? दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द
दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। बिल्कुल दोस्तों, जो दलित वर्ग हैं उन्हें सरकार जो है अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखती है, जैसा आपने देखा। आगे देखते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव, इन दोनों में क्या अंतर है। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वह कैसा महसूस करता है। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत के एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें यह समझाने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों अपने भेदभाव के अनुभव के बारे में लिखते हैं कि यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरवा गांव में अपने भाई के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरवा गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरवा गांव कैसे पहुंचते हैं। तो देखो दोस्तों, वहां का एड्रेस भी नहीं था इनके पास और इन्हें जाना कैसे था, रास्ता भी नहीं पता था। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि वह ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे ही हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकला कि हम महार हैं। तो उनकी ज़्यादा दोस्तों महार थी। उन्होंने कहा कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूता माना जाता है। तो ये मुंबई प्रांत से आते थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर दिखने लगी थी, उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं आए थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधा घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरवा गांव जा सकते थे। अगर कोरवा गांव दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी बैलगाड़ी अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती। जो बात पैसे से नहीं बन सकती, स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
तो ये सारी कहानी जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और ये स्रोत इसका कहाँ से मिली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड 12, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार से ये कहानी निकल कर के आती है दोस्तों। और भीमराव अंबेडकर की एक कहानी और ऊपर है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं दोस्तों। ये भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और उनका देहांत 1956 में को संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। वे जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं हुआ करती थी। अंबेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सकें। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाहों से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की इज्जत हो। तो देखो दोस्तों, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोचना था और इन्होंने कड़ी मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद ऐसा कर सके हो। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके का भेदभाव हुआ था। ये भेदभाव भरी कहानी थी। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि यह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरे को मिलना चाहिए या दूसरे को मिलता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए किस तरीके से संघर्ष हुआ और क्या क्या संघर्ष हुए दोस्तों। ब्रिटिश सरकार से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किए। तो देखो दोस्तों, किस तरीके के संघर्ष हो रहे थे और संघर्ष में एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, कई लोग जो है इकट्ठा होते थे दोस्तों। सन 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे
कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इस लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। बिल्कुल दोस्तों, जो असमानता थी वो हम लोगों को भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। ठीक दोस्तों, ये लाइन महत्वपूर्ण होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। ठीक दोस्तों, जो अस्पृश्यता है यानी जो छुआछूत है उसे अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। कोई छुआछूत नहीं कर सकता। छुआछूत पे कोई जो है अगर कहता है कि आप मुझे मत छुओ, ये छुआछूत हो गया, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता था। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये दोस्तों विकलांग बच्चों की बात हो रही है जिसके साथ भेदभाव होता था। आगे देखते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा बोलें एवं अपने त्योहारों को मानें, अपने आप को खुले रूप से व्यवस्थित करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है। जो भारत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के हमारे धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो देखो दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, जिसमें विविधता और असमानता के बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ पे दलित है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा, अस्पृश्यता का अंत हुआ। यहाँ पे जो छुआछूत था, छुआछूत का अंत हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को के लिए समान अधिकार और समान अवसर मिले, ऐसा कहा गया इसमें। तो इस तरीके से दोस्तों NCERT बुक में आज पॉलिटी सब्जेक्ट जो लेकर के मैं आया था, क्लास 6 के पॉलिटी थी, चैप्टर नंबर 2 था विविधता एवं भेदभाव। इस चैप्टर को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों।
जैसा आपने देखा और जानते भी हो कि मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, और ये लाइन बाय लाइन जो मैं पढ़ता हूँ दोस्तों इसलिए पढ़ता हूँ कि जो सीटेट या स्टेट टेट की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और उनके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।